नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। पहले तो आप सबसे क्षमा मांगती हूँ, काफ़ी विलम्ब हुआ वीडियो बनाने में। कुछ समस्याएं चल रही थी जिनके कारण नहीं कर पाई, लेकिन हमें लगता है कि आप लोग हमें क्षमा कर देंगे और हमारे वीडियो से जो आपको लाभ मिल रहा था वो पुनः मिलेगा। मैं आपको अभी भी मैं बोर्ड पे पढ़ाने की स्थिति में नहीं हूँ, इसीलिए मैं ऑडियो वीडियो लेक्चर बना रही हूँ, पर मैं पूरी तरह कोशिश करूँगी कि लेक्चर आपको समझ में आए। अगर कोई समस्या लगे, कुछ समझ में ना आए, तो आप उसे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। हमने जीएस की भी टेस्ट सीरीज़ का फ्री स्टार्ट किया था यूट्यूब पर। हमने आपको संडे को टेस्ट अपलोड किया था। आप लोग अधिक से अधिक लोग उस टेस्ट के आंसर, उन क्वेश्चंस के आंसर, वो हिस्ट्री का था, अगले संडे को अगले सब्जेक्ट का आएगा, आप उसका आंसर टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करते रहिए ताकि आपको रिव्यू मिलता रहे और चेक होता रहे। अगर किसी की कॉपी रह गई है तो चेक कर दी जाएगी। आप थोड़ा सा उसको जो रह गया हो वो एक बार हमें फिर से इन्फॉर्म कर दे। हो सकता है किसी की कॉपी चेक ना हो पाई हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आगे नहीं करेंगे, उसको भी चेक कर देंगे। अगर रह गया हो तो उसे हमको एक मैसेज के साथ उसे अटैच कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हों उनसे प्रार्थना है कि इसे सब्सक्राइब कर लें। अभी कोरोना का समय चल रहा है तो सभी लोग सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लोगों से दूरी बनाकर रहें, जितना हो सके अपने घर पर रहें, मास्क पहनें और जब तक अति आवश्यक ना हो घर से बाहर ना जाएं। ये सेकेंड स्टेज और भी बुरी स्थिति में है, इसमें युवा वर्ग ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। शायद उसका कारण कुछ ये भी है कि पहले जो डर था वो भी कुछ ख़त्म हुआ है लोगों का, लेकिन जो भी रीज़न हो हमें अपनी सुरक्षा करनी है, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे, जब हम सलामत रहेंगे, तभी हम जीवन में कुछ कर पाएंगे। तो आशा है आप चूँकि एजुकेटेड लोग हैं, एक अच्छी ऐसी सर्विस में जा रहे हैं जो बहुत जिम्मेदारीपूर्ण है, तो आप इस जिम्मेदारी को अभी से समझेंगे और अपने आप को एक सिविल सर्वेंट अभी से मानते हुए उन नियमों को फॉलो करेंगे जिससे आपकी और आपके आसपास के लोगों की ज़िंदगी सुरक्षित हो सके। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी रंगमंच और उसका विकास। आज से काव्य का पोर्शन लगभग ख़त्म हो चुका है, हम आज से गद्य का पोर्शन शुरू कर रहे हैं। भारतेंदु युग की विशेषताएं हमने मॉडल आंसर के रूप में आपको वीडियो उपलब्ध कराया था, आशा है आप सबने देखा होगा। आज से हम हिंदी रंगमंच और उसका विकास पढ़ा रहे हैं आज। इसके बाद नाटक का उद्भव और विकास, अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त, इस सब क्या को पढ़ाते हुए फिर हम गद्य पे उपन्यास और आलोचना वगैरह पढ़ाएंगे। तो हिंदी रंगमंच और उसका विकास। हिंदी रंगमंच संस्कृत, लोक एवं पारसी रंगमंच की पृष्ठभूमि का उधार लेकर विकसित हुआ है। मतलब हमारे यहाँ पहले संस्कृत में नाटक लिखे जाते थे, नाट्यमंच होता था, लेकिन जब हिंदी भाषा आई तो हिंदी भाषा में शुरुआती दौर में सिर्फ काव्य रचना हुई, अधिक से अधिक काव्य रचना हुई। गद्य के कोई बिरले ही उदाहरण होंगे, सबके सामने कोई उदाहरण नहीं है। तो इसलिए पारसी था, लोक मंच थे, जैसे नौटंकी है या कुछ और है, इस तरह के लोक मंच तो होते थे, पर प्रॉपर हिंदी रंगमंच नहीं था। भरत मुनि ने अपना जो नाट्य शास्त्र लिखा है उसमें नाट्य शब्द का जो प्रयोग किया है, उस नाट्य शब्द का प्रयोग सिर्फ नाटक से नहीं है, बल्कि वो उसका प्रयोग उन्होंने व्यापक रूप में किया है। जैसे नाटक से संबंधित जितने क्रियाकलाप होते हैं वो सब इस नाट्य शब्द में समाहित हैं। जैसे रंगमंच हो गया, वेशभूषा हो गई, जो संवाद बोले जाएंगे वो हो गया, अभिनय हो गया, नृत्य हो गया, संगीत हो गया, जितनी चीज़ें थी वो सब इस नाट्य शब्द में समाहित कर दी। भारत में संस्कृत रंगमंच की पृष्ठभूमि में चले जाने के बाद, यानी कि जब संस्कृत भाषा उतनी प्रचलन में नहीं रह गई, उसके बाद लोकमंचों की परंपरा अत्यंत सुदृढ़ थी। इसी प्रकार पारसी रंगमंच की भी हिंदी रंगमंच के विकास में ऐतिहासिक भूमिका है। बलवंत गार्गी हिंदी रंगमंच का सूत्रपात पारसी रंगमंच से ही मानते हुए कहते हैं, ये उनका कोटेशन है बलवंती गार्गी का, कि जिस समय बंगाल में 1870 में व्यावसायिक थिएटर की नींव रखी जा रही थी, तब कुछ पारसी बम्बई में नाटक और ललित कलाओं में रुचि लेने लगे। परिणाम यह हुआ
कि पारसियों ने व्यावसायिक हिंदी नाटक की स्थापना करने में पहल की। इस तरह से पारसी जो नाटक चल रहे थे उन्होंने ही हिंदी रंगमंच को एक मौका प्रदान किया, एक अवसर प्रदान किया। वहाँ से हिंदी रंगमंच भी विकसित होता हुआ दिखाई देने लगा। हिंदी रंगमंच का प्रारंभ 1853 में पहली बार दिखाई देता है। नेपाल में विद्या विलाप एक नाटक का अभिनय किया गया था, नेपाल के मटगांव में। वहाँ पहला ये हिंदी नाटक मंचन हुआ, वहाँ से इसका सूत्रपात माना जा सकता है। फिर 1871 में अल्फ्रेड नाटक मंडली की स्थापना हुई, जिसमें भारतेंदु के जो नाटक थे उनका मंचन किया गया। इसी बीच कलकत्ता के मॉडर्न थिएटर ने बम्बई की पारसी रंगमंच की इम्पीरियर आदि अनेक नाटक कंपनियों को खरीदकर कलकत्ता को रंगमंच का केंद्र बना लिया। बम्बई और कलकत्ता के इन रंगमंचों के एकीकरण ने हिंदी रंगमंच के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। इसकी बात देखते हैं अलग अलग युग में कैसे इसका विकास दिखता है। भारतेंदु युग में व्यापक पैमाने पर न सिर्फ नाट्य लेखन हुआ बल्कि उनके मंचन के लिए भी प्रेरणा मिली। भारतेंदु ने सक्रिय होकर पारसी रंगमंच के समानांतर एक अव्यावसायिक रंगमंच का आरंभ किया। भारतेंदु ने हिंदी रंगमंच के विकास में परंपरा और आधुनिकता का समन्वय किया था। पारसी थिएटर शुद्ध व्यावसायिक थिएटर था, इसलिए उसने अपनी मौलिक रंग पद्धतियों का विकास किया। लक्ष्मी नारायण लाल कहते हैं कि आगा, हस्र, राधे श्याम, कथावाचक, नारायण बेताब के नाटक पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र के दर्शक के लिए आकर्षण का केंद्र थे। इन्होंने साज सज्जा खूब दिखाई। प्रसाद की नाट्य दृष्टि व रंगमंच, जो जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं जैसे चंद्रगुप्त है या अन्य कोई नाटक, उनका जो भी नाटक रहा उनका थोड़ा सा अलग वो था। कहा जाता है कि प्रसाद के जो नाटक थे वो रंगमंच के लायक नहीं थे, ऐसे रंगमंच के लोग बोला करते थे। प्रसाद के समक्ष मूल चुनौती हिंदी में गंभीर ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की अनुपस्थिति थी, अतः उन्होंने इसके लेखन पर बल दिया तथा मंचन को निर्देशक और अभिनेता की प्रतिभा पर छोड़ दिया। उन्होंने इतिहास और संस्कृति को मिलाकर नाटकों का सूत्रपात किया। उन्होंने ऐसे नाटक बनाए, पर वो थोड़ा कठिन प्रवृत्ति के हो गए, जो रंगमंच के लिए थोड़ा असुविधाजनक हो गए। जैसे उनमें दृश्य बहुत हो गए, जल्दी जल्दी दृश्यों का चेंज हो गया। पहले वाली स्थिति, अभी वाली स्थिति तो है नहीं कि बटन दबाया पर्दा चेंज, फिर यहाँ शूटिंग हो गई वहाँ शूटिंग हो गई, मिला के एक कर दिया। वो सामने नाटक होते थे और उनकी बार बार पर्दा चेंज करना और वहाँ का वो बार बार वातावरण चेंज करना लोगों के लिए कठिन हो रहा था। लेकिन प्रसाद जी कहते हैं कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, ना कि रंगमंच के लिए नाटक। यानी कि जो नाटक लिखा गया है उसके लिए आप रंगमंच तैयार कीजिए, ना कि जो रंगमंच आप तैयार किए हैं हम उसके लिए नाटक लिखेंगे। इप्टा की भी बड़ी भूमिका है, आज भी इप्टा चल रहा है। इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन की स्थापना 25 मई 1943 को मुंबई में हुई थी। ये आपके जीएस में भी पूछा जाता है। इस समूह ने प्रगतिशील नाटकों के मंचन पर बल दिया। बलराज साहनी इप्टा के एक महत्वपूर्ण अभिनेता थे। एक ठहराव के बाद आज भी इप्टा समकालीन रंगमंच पर अपनी सक्रियता बनाए हुए। पृथ्वी थिएटर, इसका नाम आपने सुना होगा। 1944 ईस्वी में पृथ्वीराज कपूर ने पृथ्वी थिएटर की नींव रखी। इसकी स्थापना कर उन्होंने हिंदी रंगमंच को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। पृथ्वी थिएटर आज भी सक्रिय है। मोहन राकेश और हिंदी रंगमंच। मोहन राकेश की रंग दृष्टि हिंदी रंगमंच के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। यह रंग दृष्टि मंच पर इतनी अधिक सफल रही कि इसने हिंदी रंगमंच के नए मुहावरे गढ़ दिए। मोहन राकेश के नाटक बहुत प्रभावी रहे रंगमंच के लिए। इनका एक आईएएस में के सिलेबस में नाटक है आषाढ़ का एक दिन, पढ़िएगा, छोटा नाटक है, बहुत अच्छा है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। भारत में रंगमंच के विकास को देखते हुए संगीत नाट्य अकादमी द्वारा अप्रैल 1959 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना की गई। प्रसाद के जिन नाटकों को अभिनय माना जाता था
उनका सफल प्रदर्शन तकनीकी सामग्रियों के कारण संभव हो सका। अब तकनीकी आ गई तो वही सब संभव होने लगा। नुक्कड़ नाटक की भूमिका, आम जनता तक और अधिक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु और एक आम बोलचाल की भाषा में जन समस्याओं को संबोधित करने की जरूरत ने नुक्कड़ नाटकों के प्रयोग को अपरिहार्य बना दिया। दिल्ली में अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा नुक्कड़ नाटक। DU के स्टूडेंट, JNU के स्टूडेंट, ये लोग नुक्कड़ नाटक खूब करते हैं, आपको जगह जगह दिखाई देगा। ऐसे कुछ मुद्दों को लेकर ये नुक्कड़ नाटक करते हैं। लोक नाट्य शैली, जब हिंदी रंगमंच पश्चिमी रंग प्रयोगों और शैलियों से ऊब चुका था तो हिंदी की अपनी स्वाभाविक सांस्कृतिक प्रकृति के अनुरूप रंगमंच का अन्वेषण करने के प्रयासों में 1976-77 के आसपास एक अलग किस्म की सक्रियता दिखाई पड़ी। संगीत नाट्य अकादमी ने भी अपने उत्सवों में लोक नाट्य रूपों के प्रयोग को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। रंगमंच के नए मुहावरों एवं शैलियों की तलाश, किसी भी अच्छे रंगमंच के विकासमान रहने के लिए शिल्प उपकरणों की आधुनिकता आवश्यक है, किंतु यह भी सही है कि श्रेष्ठ रंगमंच की पहचान व स्थायित्व अपनी मौलिकता, अपने संस्कारों, विरासत एवं जीवन दर्शन से बनती है। यानी कि मौलिकता अनिवार्य है। आप कहीं से कुछ ले लीजिए, कुछ नया जोड़ लीजिए, लेकिन उसकी मौलिकता रहनी चाहिए। कंक्लूजन के लिए कि हिंदी में अव्यावसायिक रंगमंच का सूत्रपात 1868 ईस्वी में बनारस थिएटर के साथ हुआ। हिंदी रंगमंच के विकास में भारतेंदु नाटक मंडली की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विक्रम परिषद की स्थापना ने नाटक में स्त्री पात्रों के लिए स्त्रियों के अभिनय की परंपरा डाली। इससे पहले स्त्री अभिनय साथ में नहीं करती थी, पुरुष ही स्त्रियों का भी वेश धारण करके स्त्रियों की भूमिका, स्त्री पात्रों की भूमिका निभाते थे। हिंदी रंगमंच के विकास में काशी के पश्चात इलाहाबाद के रंगमंचों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार में पटना नाटक मंडली 1876 तथा अमेच्योर ड्रामेटिक्स एसोसिएशन उल्लेखनीय नाट्य मंच रहे हैं। अब ये बिहार के नाटक मंडली और नाट्य मंच का उल्लेख अपने आंसर में अवश्य कीजिएगा, ताकि ये चूँकि बिहार का पेपर रहेगा तो उसमें प्रभावी बनाएगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे रेगुलर वीडियो लाने का। धन्यवाद।